खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को दो टोक पैगाम दे दिया। मुल्क दुश्मनों को दर्दनाक जवाब देने का ऐलान। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम को बड़ी शिद्दत से दोहरा दिया। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में यौम आज़ादी की तकरीब से अहम खिताब। दूसरी जानिब साबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद शख्सियात पर हाथ डाले जाने का इम्कान। इसके अलावा बात करेंगे 14 अगस्त पर वजीर आजम ने चंद दिनों में माशी प्लान और बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ ने भी एतराफ कर लिया। मरियम नवाज ने आइडियल मुल्क की तश्कील के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दे दिया। आज़ादी के 77 साल, क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ओलंपियन अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 15 करोड़ रुपए इनाम दे दिया। कोच के लिए भी 1 करोड़ का ऐलान। वजीर आला पंजाब की तरफ से 10 करोड़ और सिविक कार का तोहफा। इस्लामाबाद की सड़क का नाम भी अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। ये तमाम स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और आज डिस्कशन के लिए खुसूसी तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, मोहन मालिक साहब। क्लास साहब, आज जिस तरह से एक तो सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त और पाकिस्तान के लिए जी इंडिपेंडेंस डे का मौका है। यकीनन किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि वो एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और उस आज़ादी को संभालना, मेरे ख्याल से अब जो डिस्कशन है वो हमारी ये होनी चाहिए कि हम उस आज़ादी को संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पे जो करने वाले काम हैं वो कहीं ना कहीं उस पर चूक हो रही है। तो एक तो पहले आप 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे, फिर हम डिस्कशन। बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि जो कुछ आपको मिला हुआ है, और अगर आप थोड़ी सी 47 की हिस्ट्री पढ़ें, जो उस वक्त के हालात देखें, अगरचे बड़ा डूम्सडे सिनेरियो हमें दिखाया जाता है। अच्छा, हम सहाफ़ियों का काम है, मैं ये पहले भी कहता रहता हूँ कि अगर हम आपको मौत नहीं दिखाएंगे तो फिर बुखार पे आपने भी राज़ी नहीं होना। सो हमने आपको हर वक्त कन्फ्लिक्ट, हमने तनकीद, हमने बुरी चीज़ें, और यही समझा भी जाता है कि मीडिया का यही काम है, उसने गलतियाँ पॉइंट आउट करनी, कमज़ोरियाँ जो है ना वो हाईलाइट करनी। दुनिया के हर मुल्क में मसाइल इशूज़ तो रहते हैं हर जगह पे। मतलब अभी देख लें, हमारे लिए जो मॉडल ममालिक थे वो कौन से थे? हमारे लिए ये यूके था ना, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी थे कहते थे। अभी वहाँ पे देखें यूके में क्या हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं। और फिर हमने ऐसे बांग्लादेश की बार बार मिसालें देते थे, बांग्लादेश में क्या हुआ है। अच्छा, अमेरिकन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थे, तो चीज़ थे। अमेरिका में जो कुछ हुआ है, पिछले दिनों में अटैक हुआ, हमला हुआ ट्रंप साहब पे और बाकी उनके हामियों में, जो वहाँ पे उनकी कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स हैं। सो पूरा यूरोप में देखें, वहाँ पे राइट विंग जो है वो उसका राइज हो रहा है। यूक्रेन वार देख लें, उसको फ़लस्तीन देख लें, गज़ा। सो पूरी दुनिया जो है एक टर्बुलेंस का शिकार है। कोई हम अकेले नहीं है जहाँ पे। अभी मैं समझता हूँ बड़े पीस के साथ एज फार एज मालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं चाह रही थी आपकी बात कंप्लीट हो जाए तो उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आज के दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे। और कमिंग टू द न्यूज़, ये बताइए, आप चूँकि आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है इस हैपनिंग के बाद, तो बताइए जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? वॉज इट एक्सपेक्टेड और नॉट? नहीं, इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट तो शुरू में हम कर रहे थे जब चेंज ऑफ गार्ड हुआ था। और अब जो इसकी ऑब्वियसली अब जो आया है वो बड़ा टाइमिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन हैरानी इस बात की नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन बहुत अर्सा पहले से एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपको पता है आर्मी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने इंटरनल मामला में बहुत एहतियात से और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को देख के आगे चलती है। खासतौर पर जब एक DGISI इन्वॉल्व हो तो इससे अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISI को आदमी अरेस्ट करे और चीज़ें करे। तो एक बहुत बड़ी बात है। So मालिक साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप जरूरी था फौज के इंस्टीट्यूशन के लिए, कीपिंग द सिनेरियोज इन व्यू, या आगे मजीद भी आपको ये गिरफ्तारियां होती हुई देख रहे हैं, कोई सिचुएशन डेवलप होती हुई देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होगी। देखिए, इस केस में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बड़ा वो केयरफुली जो आप ISPR की प्रेस रिलीज पढ़ें तो 2 हिस्से हैं, लेकिन दोनों हिस्सों में इंडिविजुअल क्राइम्स आइडेंटिफाई हुए हैं। एक जो टॉप सिटी वाला केस था उसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो प्योरली उनकी जाती मुफाद पे था और इसलिए वो इंस्टीट्यूशन का वहां से कोई इशू नहीं है, वो आ गया।
और बाकी जो केसेस बने हैं वो उनके बने हैं पोस्ट इसके ऊपर, पोस्ट रिटायरमेंट पे। सो वो भी उनके इंडिविजुअल क्राइम्स बनते हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है। एक तो ये है कि अगर कोई ये समझे कि जी इसका मैसेज फौज से क्या होगा, तो आई थिंक फौज के अंदर मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप कोई भी काम किसी ग्रे एरिया में इदारे के लिए करेंगे तो उस पर तो आपको इदारा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कोई काम अपने जाती मुफाद के लिए करेंगे या जाती बिजनेस के लिए करेंगे तो फिर आपको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उनका जो टेंजिबल क्राइम है, जिसका सबको पता है एलिज क्राइम, वो टॉप सिटी वाला वाकया है और वो भी अगेन इंडिविजुअल अपना पर्सनल गेन था। और बाकी उनके पोस्ट रिटायरमेंट के उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, सो अगेन दैट डज नॉट ब्रिंग इन द इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक ये बड़ा केयरफुली चीज बनी और शायद जो इतना अच्छा लगा है वो इसलिए लगा है कि इंस्टीट्यूशन उस पर ना आए और जो भी उनकी चीज है वो उसके मुताबिक उनको जवाब देना पड़े। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्विंग जर्नलिस्ट जो हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में सर, जो पुराने जिन्हें ओल्ड गार्ड्स कहा जाता है, जो पॉलिटिकली तौर पर या मिलिट्री हो या आपस में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो, इस तरह के वाक़यात माजी में आपने भी उनको देखा भी है, कवर भी किया हुआ है। मुलाकातें भी बहुत सारी, ब्रीफिंग भी रहती थी जर्नलिस्टों को, GHQ में भी रहती थी, इंडिविजुअल्स भी रहती थी। आप थोड़ा सा जहन बेहतर तरीके से सियासतदानों का भी और फौजी माइंड सेट को आप समझते हैं। जब ये कहा जाता है पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि जो डिज़ायरेबल नहीं थी और स्पेशल मेंशन किया गया है, हालांकि वो यह वाली बात पहला भी हो सकता था, इस बात को सामने ना लाया जाता, शायद इसको मेंशन ना किया जाता ज़्यादा, तो यहाँ से वो काम चुका गया जब ये लिखा गया कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ जो है 1952 जो आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है? आप सबको जानते हैं, मिले हुए हैं, मतलब अक्सर जर्नलिस्टों की मुलाकातें होती हैं, सबकी होती हैं, मिलती हैं, वो ब्रीफ करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे। ये पोस्ट रिटायरमेंट आपका जहन क्या कहता है, क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जनरल साहब की जिनको जो अंदाज़ा तो हम यही कहेंगे कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उनको बहुत करीबी समझा जाता था PTI के खान साहब के, और जब उनका झगड़ा भी हुआ खान साहब का विद जनरल बाजवा, वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन और इन्हीं की अपॉइंटमेंट के ऊपर हुआ था ना, तो हमेशा से उनको करीब समझा जाता है। फिर खुद खान साहब ने कहा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ISI को इस्तेमाल करना पड़ा कई वोटिंग करवाने के लिए, कोई बजट के लिए, दूसरे कामों के लिए। तो वो एक ताल्लुक वो बियॉन्ड जो नॉर्मल एक DG ISI का एक ताल्लुक होता है वक्त के वज़ीर आज़म के साथ। सो हम तो यही अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन ही निकलेंगी, क्योंकि देखिए जो आर्मी एक्ट में तब्दीलियां आई हैं रऊफ, उसमें 2 साल के लिए तो पाबंदी है तमाम ऑफिसर्स के लिए, रिटायरमेंट के बाद के किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आ सकते, और जो सेंसिटिव पोस्ट पे लोग हैं उनकी यही पाबंदी 5 साल की है। अच्छा, ओके। तो वो उन पे खाली 2 साल का इतलाक नहीं होता, उन पे 5 साल का इतलाक होता है। तो अगर उसके अंदर कोई इनकी मूवमेंट्स बनी है या कोई चीजें आई हैं, तो ऑब्वियसली देन दैट बिकम्स अ सीरियस इशू। अच्छा मालिक, मेरी कुछ और लोगों से भी बात हो रही थी, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा। इतना बड़ा फैसला जो अनप्रेसिडेंटेड, जो मतलब 77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि DG ISI जो हैं उनको इस तरीके का ट्रायल किया जाए, और बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं उन पर। अब क्या समझते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब का अकेले का फैसला है या पूरे कोर कमांडर्स जो हैं वो बैठे होंगे, उनके सामने एविडेंसेस रखे गए होंगे, डिबेट हुई होगी और फिर फैसला हुआ होगा कि यस गो अहेड? आपकी क्या रीडिंग है सर? देखिए ये फैसला तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के ऊपर है, और मेरा ख्याल है इसमें प्राइमरी फैसला तो आर्मी चीफ का ही होगा। बट नोइंग जो तरीका चलता है, हो सकता है उन्होंने 2-3 सीनियर लोगों से इसमें शेयर किया हो, लेकिन ये एक एक्टिव आर्मी ऑफिसर का सीन नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो प्राइमरी डिसीजन है वो तो आर्मी चीफ ने ही दी होगी।
लेकिन आपको पता है कि वो कोई आम कुछ जर्नल तो नहीं थे। ये अभी कुछ अर्सा पहले तक अगर देखा जाए तो वो कोर कमांडर्स की मीटिंग में बैठते थे, वो उनके कुलीग हैं, उनके साथ काम किया हुआ है, कोई जूनियर ही होंगे जिन पे उनके बॉस रहे होंगे, बहुत सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होते हैं जहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका ख्याल है कि सिर्फ आर्मी चीफ साहब ने अकेले 2-3 के साथ बातचीत करके किया होगा? उन्हें नहीं पता होगा कि आई हैव टू टेक एवरीवन ऑन बोर्ड कि हमारे ऊपर एक जब आप रिटायर्ड होते हैं ना तो दुनिया बहुत बदल जाती है, सीधी सी बात है। सर्विंग और रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स अपना करियर देखते हैं, वो रिटायर्ड बंदे के लिए कोई भी अपना करियर जेपरडाइज नहीं करेगा, तो ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कि ये पहले भी मैं ये सवाल कर चुका हूँ, लेकिन आपका एक अपना प्रोफाइल है, आपसे पूछना ज़रूरी है कि 2012-13 में इसी तरह ISI असगर खान केस में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने ये उस वक्त आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने ये कहा था कि जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ थे कि जनरल बेग साहब और असद दुरानी साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल करें, कार्रवाई करें जो पैसे बांटे गए थे। तो जनरल कियानी साहब फाइल पर बैठ गए थे, फैसले पे बैठ गए थे और कभी हमने दोबारा नहीं सुना। तो सिमिलर ये हिदायत इसी तरह की अब सुप्रीम कोर्ट से दी गई है। जनरल आसिम साहब ने वो फाइल वो टेकअप की है और उस पर उन्होंने इंक्वायरी भी करवाई है, फैसला भी दिया। हाउ डू यू सी दैट कि 2 जनरल्स हैं, सिमिलर 19-20 मिलते जुलते इल्ज़ामात हैं या स्टोरीज हैं, तो 2 आर्मी चीफ थे जी। बहुत फर्क है, यही फर्क मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी सर्विंग जनरल अगर किसी इंस्टीट्यूशनल एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहा है या फॉलो कर रहा है, सही या गलत, उस पर इंस्टीट्यूशन का रिएक्शन और होगा और उसकी डिसीजन मेकिंग और होगी। लेकिन अगर कोई अफसर ये इल्जाम है कि वो अपनी जात के लिए अपनी अथॉरिटी को अब्यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, तो जाहिर है उसको इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इस केस के अंदर जो दोनों केसेस आए हैं, जो टॉप सिटी का केस आया, उसमें कोई ISI का एज एन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, वो कोई नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू तो नहीं था, कोई अफगान पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए उस पर इंस्टीट्यूशन का रिएक्शन और होगा। और सिमिलरली जो दूसरा चार्ज है कि जी पोस्ट रिटायरमेंट, अगेन उसमें इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल एक्शन में तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और इंस्टीट्यूशन और इंटेलिजेंस आउटफिट की बहुत ज्यादा काम ग्रे एरियाज में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, और खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अगर कर्नल ओलिवर नॉर्थ अमेरिकन आर्मी का हुआ था तो वो भी स्टेट के लिए कुछ कर रहा था, तब भी प्रॉब्लम्स उनके लिए फिर भी बन गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि जिन्होंने प्राइवेट अपना उसमें से बेनिफिट लिया। तो जो आप काम इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं उसमें इंस्टीट्यूशन आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपको बैक भी करेगा, लेकिन जो काम आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं उसमें तो इंस्टीट्यूशन आपका बोझ नहीं उठाएगा। तो इसलिए वो केस इंस्टीट्यूशनल डिसीजन का था, ये इंडिविजुअल एक्शंस का है, तो इसलिए जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अच्छा, ये क्या वजह बनी होगी? जनरल फैज साहब को पता था कि ये प्रॉब्लम पैदा हो गया था 2 रीजंस की वजह से, ये मुझे समझ आ रही है सर। कि एक तो जब उनको हटाया था इमरान खान साहब ने जनाब आसिम मुनीर साहब को, उसको एज ए उनको DG ISI के तौर पर, तो उस वक्त भी यही ये बज़ वर्ड था, वो बाद में चीफ लग गए थे उनकी जगह पे, सॉरी उसमें आके DG ला गए थे FIA उनकी जगह पे, और ये समझा गया था कि शायद उन्होंने पीछे से बैठ के मैनूवर किया था। एक तो वो रीज़न भी बन गई थी। बाद में हमने देखा कि उन्होंने जब इनको हटाया था, इन्होंने बाजवा साहब ने हटाया था, तो उस वक्त फैज साहब ने इमरान खान साहब जो हैं डट गए थे कि इनको नहीं हटाना, और अब उन्होंने दोबारा वो किया है, पोस्ट रिटायरमेंट जो है उन्होंने एक्टिविटीज जारी रखें। आखिर इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे जनरल फैज के, मतलब आई कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, कि मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, मैं मिलता रहूं, मैसेजिंग करता रहूं, मैं प्लानिंग करता रहूं, या स्कीमिंग, जो भी इल्जामात लग रहे हैं, व्हाई वाज ही सो कॉन्फिडेंट सर? देखिए, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये कि जितना हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात थी कि DG ISI को कभी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि देखिए कोर कमांडर्स तो पहले भी बड़े कोर कमांडर्स के खिलाफ एक्शन हुआ है फौज की तारीख में जी, लेकिन 2 आदमी सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं फौज के अंदर, एक आर्मी चीफ होते हैं और एक DGI होते हैं। तो लोगों का ख्याल होता है कि जी DGI के पास तो हर एक की फाइल्स हैं, वो किसी को भी कुछ भी गंदा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन पर हाथ नहीं डलेगा। सो ऑब्वियसली इसलिए डेफिनेटली उनके भी दिमाग में होगा कि आई एम अनटचेबल, लेकिन इसीलिए आई थिंक समटाइम्स यू बेट रॉन्ग।
अच्छा, आपको क्या लगता है कौन किसको यूज़ कर रहा था? इमरान खान साहब जो हैं वो टीवी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं जी मैं इसलिए भी खिलाफ था कि फैज़ साहब को ना हटाया जाए कि मेरे खिलाफ तरीके एतमाद आ रही थी और उनके ज़रिए मैं नाकाम बनानी थी, या अफगानिस्तान में तालिबान आ गए थे तो उनके लिए ज़रूरत थी। ये तो खान साहब कहते हैं। जनरल फैज़ साहब का ये था कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे तो मैं फिर आर्मी चीफ़ के मेरे चांसेस हैं। तो और फिर लॉन्ग मार्चेस की कोशिश की कि शायद इलेक्शन पहले हो जाए, नवंबर से पहले, 2022 से पहले। क्या समझते हैं दोनों में से कौन किसको यूज़ कर रहा था? खान साहब यूज़ करना चाह रहे थे फैज़ को, लिहाजा नहीं हटाया कि मैंने अपनी हुकूमत बचानी है, जनरल फैज़ शुड बी आर्मी चीफ, या जनरल फैज़ साहब जो हैं बाद में उन्होंने खान साहब को आगे किया कि नहीं आपने आर्मी चीफ नहीं बनने देना आसिम मुनीर साहब को, बनूंगा तो मैं बनूंगा, अगर मैं नहीं बनना तो फिर ये भी ना बने। तो हु वाज यूजिंग हुम? देखिए, पावर इक्वेशन में रऊफ इस लेवल के ऊपर हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट भी वॉच आउट करता है, गिव एंड टेक होता है जी। मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशंस के अंदर कोई भी अनजाने में इस्तेमाल होता है या कोई भी जानते बूझते किसी को खोने देता है। तो मेरा ख्याल है दोनों ही एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन बनती है मेरे जहन में यार, ये तीन बड़े बिग प्लेयर से मतलब वन वर्सेस द रेस्ट मैं कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि वो जो तीन उनकी रिमूवल में, ट्रांसफ़र में या उनकी आर्मी चीफ उनको बनवाने में रुकावट पैदा करने में, वो तीन नाम हमें नज़र आते हैं सर। बुशरा बेगम साहबा थी जिनके खिलाफ उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी थी जनाब मुनीर साहब ने खान साहब को एज DGISI के जनाब के ये यहाँ पे कुछ लेन देन हो रहा है मलक रियाज साहब के साथ, तो ज़रा ख्याल करें स्कैंडल कैन कम। एक वो सर, फिर इमरान खान साहब थे, वो आसिम मुनीर साहब को हटाया उन्होंने, वो दूसरे करैक्टर थे। और फिर ये जनरल फैज़ साहब थे, इनका भी रोल था बहुत ज़्यादा उनको लॉन्ग मार्च रुकवाने में। आज वो तीनों जो हैं सर वो जेल में हैं, बुशरा साहबा हूँ, इमरान खान साहब हूँ या जनरल फैज़ हूँ सर, और इस वक्त जो चीफ़ हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं सर। इसको ट्विस्ट ऑफ फेट कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे, कारमा कहेंगे, क्या कहेंगे सर? इस पर कम्प्रिहेंसिव आपका व्यू चाहिए थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंसिव क्या, मैं तो इसको इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कहूँगा बेस्ड ऑन कारमा। और हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज देखिए ना तो अभी हमें डिटेल पता नहीं है फ्रैंकली कि इन पे चार्जेस की डिटेल क्या है। और जब आप पावर गेम्स में होते हैं रोज तो बहुत चीजें फिर उल्टी सीधी होती हैं। जब ये पावर में थे बहुत ज्यादा अपना फैज़ साहब, तो आपको याद है फिर इनका तूती बोलता था बहुत बड़ा, कोई बिल्कुल इनके सामने बोलता भी नहीं था। फिर हर प्याज सफेद हर चीज में इन्हीं की चलती थी। तो ये तो पावर पॉलिटिक्स की तो खतरनाक चीजें हैं कि वन डे यू आर एवरीथिंग एंड द नेक्स्ट डे यू आर, पत्ते उठते गिरते हैं। देखिए हसीना वाजिद को 2 महीने भी पहले सोच सकता था कि हसीना वाजिद चली जाएंगी। 15 साल से चीफ जस्टिस उनका, आर्मी चीफ उनका, पुलिस चीफ उनका, हर बंदा उनकी अपॉइंटमेंट अनटचेबल थी। 2 माह में पूरी चीजें बदल गई। ये तो पावर पॉलिटिक्स, यही तो चीज है, बड़ी बेदर्द होती है। अचानक आपके पत्ते लग जाते हैं जब आप खुद किसी रूल्स के मुताबिक नहीं खेलते, तो फिर जब आपका डाउनफॉल भी तो फिर उसी असूल के तहत होगा ना। अच्छा, आपको ये इसमें क्या लगता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम साहिबा ने जो पिछले 2 महीनों में मुसलसल पेस बढ़ाई हुई थी और जनाब आसिम मुनीर पे अटैक्स हो रहे थे, हम कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, अगर खान को कुछ हुआ तो ये 3 जनरल जो हैं जिम्मेदार होंगे, और फिर बुशरा साहबा भी कहती थी, खान साहब ने भी उससे बढ़ चढ़ कर कहा। अब समझते हैं उसके रिएक्शन है कि दे डिसाइडेड कि खान साहब को फिर एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया जाए, और कि अगर हम मतलब उसके बाद जनरल फैज़ साहब पे सारे गिरफ्तारी करके जो इल्ज़ामात या चार्जशीट लगाएगी, ये उसका जवाब समझेंगे आप कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मैसेज भेजा इमरान खान साहब के लिए कि जो आपके आर्मी चीफ जिनको लगाना चाहते थे, मोस्ट ट्रस्टेड आपके जो लेफ्टिनेंट थे, ही इज़ इन जेल आपके साथ। I don't think so. देखें, when the army decides to arrest a former DGISI, फॉर्मर कोर कमांडर भी रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, तो वो खाली किसी एक आधा मैसेज के लिए आप नहीं करते। आई थिंक इससे बहुत बड़ी वजूहत होंगी। मैसेज तो और भी बहुत जा रहे हैं। इसमें क्या कोई आपको कोई शक है कि एक्सट्रीम टेंशन है इंस्टीट्यूशन और खान साहब के दरमियान? कि आपको कोई शक है कि इंस्टीट्यूशन भूख के उनकी और इंस्टीट्यूशन की नहीं लगी हुई? उनके भी आप लेटेस्ट बयानात देख लें, फौज के भी बार बार आप बयानात सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस फ्रंट पे कोई मैसेजिंग की जरूरत है नहीं अब। अच्छा, कल खान साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया है, उन्होंने कहा फौज का मामला है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, जनरल फैज़ जाने और आर्मी जाने
तो ये कैसे देखते हैं कि थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगा लोगों को, उन सपोर्टर्स को, कि वो जनरल फैज़ साहब को अपना बंदा समझते थे। अब खान साहब ने कहा जी कि मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है ठीक स्ट्रैटेजी है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। यही काम अगर वो 2022 में करते, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो शायद यहाँ तक मामला ना पहुँचते, अगर उस वक्त किसी लॉबी का हिस्सा ना बनते और ये जनरल फैज़ को ये कहते भाई साहब आप जाने, फौज जाने, तो शायद ये चीज़ें नहीं होनी थी। तो आप समझते हैं कि खान साहब 2 साल बाद ही सही एटलीस्ट वाइज हुए हैं, कुछ समझदार हुए हैं, और उन्होंने सही बयान दिया है कल? सर देखिए, मुझे याद है, मैं अभी जिक्र आपसे नहीं करूंगा कि किसने मुझे कहा, जब ये जनरल फैज वाला का झगड़ा चला, जनरल आसिम बाजवा का और प्राइम मिनिस्टर का, जब डिफरेंसेस आए, तो मुझे उसमें एक बहुत सीनियर आदमी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जी। उसने कहा अब ये चीजें चलेंगी नहीं आगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए जी, पहली बार ये हुआ कि कोई वजीर आजम आर्मी की इंटरनल डायनामिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। yes. कौन कहाँ लगेगा, कौन कहाँ नहीं लगेगा, तो ये अफोर्ड नहीं करता आर्मी एज इंस्टीट्यूशन। हमारा बड़ा सिस्टम और किस्म का है, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे एक ऑर्डर पे लोग जाने देते हैं, हमारे एक ऑर्डर पे लोग सवाल नहीं करते। हम अफोर्ड नहीं करते कि कोई भी हमारे टॉप पोस्टिंग्स के अंदर और इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो। तो मेरा ख्याल है ये डिफरेंसेस वहां शुरू हो गए थे कि जब एक इंटरनल आर्मी की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर वजीर आजम इन्वॉल्व हुए थे, तो वो फिर एक इंस्टीट्यूशनल आपको परेशानी आ जाती है सामने। सो दैट इज व्हाट आई थिंक सेट द बॉल इन मोशन। अच्छा मालिक, आपको, क्योंकि आप भी 12 अक्टूबर को यहीं इस्लामाबाद में थे 99 को, उस वक्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो थे DG ISI थे, क्योंकि ISI का बड़ा रोल रहा है माजी में, बहुत सारी हुकूमतें गिरने गिराने या मतलब है उनके चीफ्स जो होते हैं उनकी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज रहती है हमेशा पाकिस्तानी सिस्टम में या पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। तो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को भी आर्मी ने यही समझा था कि अपने चीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं वो, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ अफिलिएशन दिखाई और चीफ को हटाने में खुद उन्होंने वो जाकर सितारे लगवाने बैठ गए थे, और वो भी गिरफ्तार हुए और फिर उनका हाउस अरेस्ट हुआ। लंबी कहानी है सर मुशर्रफ दौर में। अभी भी आप समझेंगे कि आर्मी ने यही समझा था कि जनाब कि जब उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने उनको चेंज किया जनरल फैज़ को, तो फैज़ साहब की जो लॉयल्टी थी वो इंस्टीट्यूशन की बजाय, GHQ की बजाय, चीफ की बजाय वो इमरान खान साहब के साथ हो गए थे। सो वही सिचुएशन हुई जो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की हुई थी नवाज शरीफ साहब के केस में, और यहाँ पे हुई है फैज़ साहब की इमरान खान साहब के केस में, कि GHQ ने समझाया कि दोनों हमारे जो ऑफिसर्स थे और DG से इसके ISI के, तो हमारे साथ खड़े होने के बजाय ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर खड़े हो गए, लिहाजा इनको सजाएं जरूरी है। फौज के अंदर जब ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब आए थे जी, तो अगर आपने फौज के अंदर इंटरनल कू करना है तो ऐसा अफसर नहीं कर सकता जिसके पास डायरेक्ट ट्रूप्स कमांड ना हो जी। जो ISI के पास डायरेक्ट कमांड कभी ट्रूप्स नहीं होते जी, वो भी कोर कमांडर करे भी और बंदा करे जिसके पास डायरेक्ट ट्रूप्स ही नहीं है, वो तो इज अ नोबडी। और वो उसी वक्त आधे घंटे में नजर आ गया था कि व्हेन यू डोंट हैव ट्रूप्स यू कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए वो जो भट्ट साहब थे उनका आई थिंक कंपैरिजन इतना बनता नहीं है, बिकॉज आप एज DG ISI जाके किस बेसिस पे आप आर्मी टेक ओवर करेंगे जब आप एक नाका भी नहीं, मैं और बात कर रहा था मालिक, मैं लॉयल्टीज की बात कर रहा था कि उस वक्त ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की लॉयल्टीज नवाज शरीफ साहब के साथ थी, GHQ के साथ नहीं थी। मैं ये बात करूँ, सेम गोज फॉर जनरल फैज़। जब इनको हटाया गया था और उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने ट्वीट किया ISPR ने आके 6 अक्टूबर का, और इमरान खान साहब ने नहीं माना था, तो ये समझा गया था पीछे से जनरल फैज़ जो है उनको कह रहे हैं कि आपने नहीं हटाना मुझे। मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त उनकी लॉयल्टी फिर इमरान खान साहब के साथ थी, उधर GHQ के साथ नहीं थी। मैं ये कंपेरिजन आपसे ड्रा कराना चाहता हूँ। लॉयल्टीज की बात हो रही है। कागजों में बड़ा सिंपल चीज है कि DG ISI रिपोर्ट करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर जी, लेकिन इवन उनका सेक्रेटेरिएट फंक्शनल हो ही नहीं सकता अगर उनकी लॉयल्टी डिवाइडेड लॉयल्टी होगी। रिपोर्टिंग लाइन अप होना और चीज है, लेकिन जब आप हर चीज के लिए मरहूने मिन्नत होंगे अपने इंस्टीट्यूशन के, और आपकी सारी चीजें इंस्टीट्यूशन के साथ ही चलनी है, तो आप कैसे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपकी लॉयल्टी पे शक होगा इंस्टीट्यूशन के, आप कैसे चल सकते हैं? आप नहीं चल सकते। आपको याद है उन्होंने रिटायर्ड जनरल लगा दिया था एक दफा बेनजीर साहिबा ने, शमसुरमान कल्लू, हालांकि वो जनरल ही थे, शमसुरमान लगा दिया DG ISI, वो फंक्शन ही नहीं कर सके थे, ऐसा ही है, बिकॉज द सिस्टम डिड नॉट सपोर्ट हिम। ट्रू।
बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लासेस साहब से डिस्कशन करेंगे कुछ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज जो काकूल एकेडमी में 14 अगस्त के मौके पर खिताब किया और कुछ अपने जो अज़ाइम दोहराए उस हवाले से, और क्लास साहब के पास कुछ खबरें भी इस हवाले से, उनसे डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।